हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम प्रेप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू के MPSC 008 विच इज स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनकी आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारा कौन कौन से डोमिनेंट फीचर्स है स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के किसके बाद, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। After independence in 1947, India adopted a federal structure with a strong center. However, over the decades, state politics developed its own unique trends. Independence के बाद इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, जिसमें क्या था, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पावर में थी। लेकिन टाइम के साथ साथ जो हमारी स्टेट पॉलिटिक्स थी वो भी डेवलप किया, वो भी अपनी न्यू ट्रेंड्स के साथ आई हर एक फील्ड में, चाहे वो हमारा सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, किन्हीं भी फैक्टर्स में हो। इंडिया ने अपना स्टेट लेवल ने अपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट है हमारा कांग्रेस रूल इन द अर्ली ईयर, कि कांग्रेस ने क्या किया था, हमारा रूल करना शुरू कर दिया था। कब? 1947 से 1967 तक। In the first two decades, the Indian National Congress dominated both national and state politics. States followed the central policies and opposition was weak. इसमें क्या कह रहे हैं ये कि इंडिपेंडेंस के बाद 20 सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, अपना कंट्रोल बनाए रखा, किस पर? नेशनल और स्टेट दोनों पॉलिटिक्स में। लेकिन स्टेट ने क्या किया, सिर्फ फॉलो किया सेंट्रल की पॉलिसीज को, और क्योंकि अपोजिशन जो था वो बहुत ज्यादा वीक था। फिर है सेकंड पॉइंट, द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस आफ्टर 1967। 1967 के बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो खत्म होने लग गया, वो कम होने लग गया। In 1967 इलेक्शन ब्रॉट अ बिग चेंज। 1967 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा चेंज ले आया था वो हमारी पॉलिटिक्स में। कांग्रेस बहुत ज्यादा स्टेट्स में हार गई थी, जिसने क्या किया, कांग्रेस के हारने से जो बाकी पार्टीज थी और जो बाकी स्टेट पॉलिटिक्स थी उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस गेन किया और वो पावर में आने की कोशिश की, वो एमर्ज्ड होने लगी। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज लाइक DMK तमिलनाडु, अकाली दल पंजाब एंड AGP असम बिकम पावरफुल। ये जो बाकी स्टेट्स की पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी, इन्होंने क्या किया, ये पावर में आने लग गई। इन्होंने फोकस किया अपने रीजनल इश्यूज पे, चाहे वो लैंग्वेज का हो, कल्चरल का हो, या वो हमारे डेवलपमेंट के लिए हो। फोर्थ इज कास्ट एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स। Caste become an important part of the state politics. Dalit and OBC parties become strong, like BSP and SP grew strong. Religion also influenced voting in many regions. Caste भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसमें, हमारी स्टेट पॉलिटिक्स में। जो कि पार्टीज है कौन सी, दलित की और OBC जो पार्टीज है, जैसे कि हमारी BSP होगी, बहुजन समाज पार्टी, और SP हो गई, ये जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लग गई इन्होंने। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, कोलिशन गवर्नमेंट एंड फेडरल पावर शेयरिंग। 1990 के दौरान क्या हुआ था, नेशनल पार्टीज को काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, किसकी? रीजनल पार्टीज की, ताकि वो क्या बना पाए, गवर्नमेंट बना पाए। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टेट लेवल के लीडर्स थे उनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सिक्स्थ इज डिमांड फॉर न्यू स्टेट एंड न्यू मोर ऑटोनॉमी। डिमांड बढ़ गई थी किसकी? न्यू स्टेट्स की। स्मॉलर स्टेट्स बहुत ज्यादा पावर में आने लग गई थी, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे जो न्यू स्टेट्स थे, जैसे कि झारखंड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, उत्तराखंड हो गए, ये कब बने, हमारे 2000 में फॉर्म्ड हुए। सेवंथ इज फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। कुछ सालों में क्या हुआ है कि जो हमारे स्टेट्स है वो किस पे जज की जा रही है, डेवलपमेंट पे और गुड गवर्नेंस पे। इसलिए क्या हो रहा है, जो हमारी स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, इन्होंने अपना बहुत ही सक्सेसफुल वेलफेयर मॉडल बनाया और कोशिश भी की कि वो उसको सक्सेसफुल बना पाए। फिर हम लास्ट में एंड कर सकते हैं अपने कंक्लूजन के साथ इस आंसर को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा डिस्कस द नेचर ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सेज ऑफ द नेशनलिस्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया हमारी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, जिसमें नंबर ऑफ रिलीजन्स है, चाहे हिंदुज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, या और भी बाकी रिलीजन्स हो। इस डाइवर्स रिलीजियस
कंट्री की वजह से जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है उस पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, चाहे हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो या इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो। इसके नेचर पे आ जाते हैं हम। फर्स्ट है हमारा प्लूरल religious society. India has become home to multiple religious communities. These communities have distinct cultural festivals, practices, and places of worship, which often influence political demands and alignment. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया हमारी डाइवर्स कंट्री है जिसमें नंबर ऑफ रिलीजन्स हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, तो हर रिलीजन की अपनी अपनी क्या होते हैं, कस्टम्स होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, और ये प्लेस ऑफ वर्कशिप होती है, अलग अलग होते हैं। जैसे कोई टेम्पल जाता है, कोई मस्जिद जाता है, ठीक है, कोई चर्च जाता है, तो सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पॉलिटिक्स को। सेकंड है हमारा रिलीजियस आइडेंटिटीज इन इलेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कभी कभी वोटर किस बेस पे मांगती है, वोटर से वोट किस बेस पे, रिलीजन के बेस पे। कुछ पार्टीज फोकस करती है मेजोरिटी को, लेकिन कुछ करती है माइनॉरिटी को। फिर है हमारा थर्ड, कम्युनल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एट टाइम्स रिलीजियस डिफरेंसेस हैव लेड टू द कम्युनल रोड्स एंड वायलेंस। ठीक है, कभी कभी हमारे इन रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, चाहे वो हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से हो, जैसे कि हमने पार्टीशन के टाइम देखा, गुजरात में 2002 में देखा और दिल्ली में 2020 में भी देखा। ये क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिक्स को और पॉलिसी मेकिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देते हैं। फोर्थ है हमारा पॉलिसी एंड लॉ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन। इश्यूज लाइक पर्सनल लॉज इंक्लूडिंग मैरिज एंड इनहेरिटेंस डिफर फ्रॉम ईच रिलीजियस ग्रुप। डिबेट्स अराउंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आर लिंक्ड टू दिस डाइवर्सिटी। शादी और इनहेरिटेंस जैसे जो ये टॉपिक्स हैं, ये हमारे हर रिलीजन में अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी है, इस पर लगातार बहस होती रहती है। फिर है हमारा राइज ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। Some political ideologies promote the idea of one religion being central to the national identity, like Hindutva, which challenges secular principles. इसमें क्या होता है, कुछ विचारधार है, ठीक है, कुछ हमारे आइडियोलॉजीज जैसे हिंदुत्व हो गई, भारत की पहचान के लिए एक धर्म से जोड़ने की कोशिश करती है जो सेक्युलर के खिलाफ है। मेन रिस्पॉन्सेज ऑफ नेशनलिस्ट, सबसे पहले है सेक्युलरिज्म। जो भी हमारे लीडर्स हुए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया सेक्युलरिज्म का, जिसका मतलब है कि हमें सभी रिलीजन की क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो नेशनलिस्ट है वो बोलते हैं कि जो हमारी इंडिया है उसकी पावर ही क्या है, डाइवर्सिटी ही उसकी पावर है। तो वो प्रमोट करते हैं कि हमें साथ मिलकर ही रहना चाहिए। उसके बाद है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का मतलब है कि आर्टिकल 25 टू 28 में ये बोला गया है कि हमें रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज अपील फॉर हार्मनी। अपील फॉर हार्मनी का मतलब है कि गांधी जी कॉन्स्टेंटली बोलते, अपील करते रहे कि हमें साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें वायलेंस को कम करना चाहिए और हमें जो भी हमारे इंटर रिलीजियस इश्यूज है उसे हमें ओवरकम करना चाहिए, किसके थ्रू, डायलॉग और टॉलरेंस के थ्रू। फिर है हमारा अपोजिशन टू कम्युनलिज्म। जैसे कि ब्रिटिश के टाइम पे भी हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट ने क्या देखा हमने, कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल को क्या किया है, मतलब रिजेक्ट किया है। उन्होंने बोला है कि हमें साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। फिर आप इस आंसर को एंड कर सकते हो अपनी कंक्लूजन के साथ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो कि है हमारा क्रिटिकली एग्जामाइन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड टेंशंस एरिया इन इंडियन पॉलिटिक्स। सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है, हमें इसमें ये बताना है, और क्या क्या टेंशंस इनके बीच में हो सकती है, हमें ये बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन इसमें पावर किसके पास है, हमारा सेंट्रल के पास है। ठीक है, जो पावर है वो डिवाइडेड है किसमें, सेंट्रल और स्टेट में, सेंट्रल और स्टेट में।
और ये क्या करते हैं, किन किन वजह से टेंशन आती है, पॉलिटिकल टेंशन, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके नेचर पे। इसका नेचर है, फर्स्ट हमारा है लेजिस्लेटिव रिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिवाइड है तीन चीजों में, जैसे कि हमारे यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें भी हम देखते हैं कि ज्यादा पावर किसको दी जाती है, स्टेट को दी जाती है, किस पर, कॉन्करेंट लिस्ट पे भी, और यहाँ तक कि लॉज बनाने में भी। ठीक है, और इमरजेंसी के टाइम पे भी ज्यादा पावर किसको दी जाती है, सेंट्रल को ही दी जाती है। ये क्रिएट कर देता है डिसबैलेंस किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज्यादा फेवर किसको कर रही है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा फेवर कर रहा है किसी, सेंट्रल को। उसके बाद है हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। स्टेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो मैनी डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल। स्टेट को भी सारे डिसीजंस मानने पड़ते हैं किसके, सेंट्रल के। जो हमारी इंडियन सर्विसेज है, चाहे हमारे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये भी क्या कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल को ही कंट्रोल करते हैं, और किसे सर्व करते हैं, स्टेट्स को। जो हमारी गवर्नर है, इन्हें भी कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये भी एज ए सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव ही काम करते हैं। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल रिलेशन। द सेंट्रल collects a majority of taxes while state depend on grants and devolution of funds। जो हमारे टैक्सेस है वो कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल ही कलेक्ट करती है, और स्टेट को उस पर डिपेंड होना पड़ता है। दिस लेड टू द फीलिंग ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड इनइक्वालिटी अमंग स्टेट्स। और यही फीलिंग जो है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का, ये क्या क्रिएट कर देती है, इनइक्वालिटी ले आती है हमारे स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल के बीच में। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो when different political parties rule to the central and state, there are often conflicts, especially regarding policies and implementation। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है अलग अलग, जो सेंट्रल और स्टेट, तो क्या होता है कि पॉलिसीज बनाने की पावर भी ज्यादातर हमारी सेंट्रल के पास नहीं है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स एमर्ज हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एरियाज पे कि किन किन वजह से स्टेट और सेंट्रल के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, टेंशंस क्रिएट होती है। सबसे पहले है ऑटोनॉमी। कोई कोई स्टेट्स है वो अपनी अलग ऑटोनॉमी की डिमांड करता है। फिर हमारे वाटर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या दिखाते हैं कि कितना वीक कोऑपरेशन है हमारे स्टेट्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कि जो स्टेट्स है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, या हम अपनी जो लैंग्वेज है वो नहीं बोलेंगे, वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। फिर है हमारा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। काफी स्टेट्स के पास अनइक्वल ट्रीटमेंट है, जैसे कि किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, किसी के पास बहुत कम है। ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करता है हमारे स्टेट और सेंट्रल के बीच में। फिर है यूज ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर है वो भी हमने भी पढ़ा था कि वो सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही काम करते हैं। फिर है हमारा रिसेंट डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले हमारा फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी। जो जीएसटी काउंसिल है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्या कराता है, हमारे कोऑपरेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, इसलिए कि जो हमारा टैक्सेशन है वो मतलब इजीली चल पाए और उनके बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट्स ना हो। लेकिन तभी भी स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए। फिर क्या लाया गया, फिर हमारे फाइनेंस कमीशन को लाया गया, जो कि क्या करता है, फंड शेयरिंग करवाता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, ताकि स्टेट को अंडर रिप्रेजेंटेटिव फील ना हो। फिर है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग ने भी क्या किया, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन तभी भी पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास ही है। फिर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी जुडिशरी है वो क्या कराती है, डिस्प्यूट सॉल्व करवाने की कोशिश करती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लास्ट में आप ये कंक्लूजन ऐड कर सकते हो हमारे आंसर को एंड करने के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा शॉर्ट नोट ऑन रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया और रीजनल डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से ही आ सकता है, चाहे आपसे ये शॉर्ट नोट में पूछ लेगा और चाहे आपसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे भी पूछ लेगा। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज होती क्या है, इसका मतलब है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है कि इंडिया के अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल वेलफेयर या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के जो स्तर हैं, ठीक है, जो बेसिस है वो बहुत ज्यादा अलग है।
इंडिकेटर्स जो है बहुत ज्यादा अलग हैं। इसके क्या क्या कारण है? सबसे पहले है हमारा हिस्टोरिकल लेगेसी, जैसे कि कुछ रीजन्स में जैसे नॉर्थ ईस्ट हो या हमारे ट्राइबल एरियाज हो, कॉलोनियल टाइम से ही नेगलेक्ट होते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आज भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम है। सेकंड है हमारा अनइक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे हमारे मिनरल्स हो गए या फिर हमारा फर्टाइल लैंड हो गया, वो सब जगह इक्वली अवेलेबल नहीं है। फिर है हमारा जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट फैक्टर, पहाड़ी एरिया हो गया या फिर ड्राई या फिर रिमोट एरिया होगा, वहाँ पे आज भी डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्लेन्स या फिर कोस्टल एरियाज। उसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ ही रीजन्स में फोकस में रहा है, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र हो गया या फिर हमारा तमिलनाडु हो गया। ठीक है, मतलब हर एरियाज में वहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई। फिर है हमारा गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, जैसे कि कुछ स्टेट्स या फिर कुछ राज्यों में ही गवर्नेंस अच्छी है जिससे डेवलपमेंट बेटर हो पाता है, लेकिन कुछ जगहों पर गवर्नेंस इतनी वीक है कि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो है ना। उसके बाद आते हैं हम अपने रीजनल डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड ओवरऑल वेलबींग। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि एजुकेशन, इनकम और लाइफ क्वालिटी में क्या होना, सुधार होना। क्या क्या डिस्पैरिटीज है इसमें? जैसे कि हमारा है हेल्थ इंडिकेटर्स। केरला जैसे स्टेट्स में भी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी हमारी वो बहुत ज्यादा हाई है और हेल्थ सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे कुछ हमारे बाकी स्टेट्स है जैसे हमारे उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा बिहार हो गया, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा पुअर है। फिर है हमारा एजुकेशन, जैसे साउथ इंडिया हो गया जैसे तमिलनाडु और केरला, इसमें हमारी जो लिटरेसी है वो लिटरेसी रेट जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया हो गया वहाँ के कुछ ही स्टेट्स में लिटरेसी बहुत कम है। फिर है हमारा इनकम एंड पॉवर्टी। कुछ स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी ज्यादा है, चाहे ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही हो हमारे देश की, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। फिर हमारे जेंडर एंड सोशल इंडिकेटर्स, ये कैसे कि जो स्टेट्स के बीच जेंडर डेवलपमेंट और सोशल एम्पावरमेंट में डिफरेंस है। कहीं कहीं पे जेंडर डेवलपमेंट और स्टेट एम्पावरमेंट में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो कि किसे इफेक्ट कर रहा है, हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन कहाँ पर, जो पुअर लोग रिचर स्टेट्स में जा रहे हैं उसकी वजह से अर्बन स्टेट्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। रीजनल पॉलिटिकल मूवमेंट जो हो रही है वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्पेशल राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। अनइक्वल एक्सेस जो दिया जा रहा है वो सोशल इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने मेजर्स टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट है हमारा स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड जैसे टारगेटेड स्कीम से बैकवर्ड एरियाज को हेल्प मिलती है। ठीक है, जो भी हम स्कीम्स बनाते हैं उसकी हेल्प से क्या मिलता है, जो बैकवर्ड एरियाज है उनको हेल्प मिलती है। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, स्टेट्स और लोकल बॉडीज को अपने अपने एरियाज के हिसाब से प्लानिंग करने का अधिकार और राइट मिलता है। न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन, कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे जो नए स्टेट्स बनाए गए हैं ताकि वो फोकस्ड होकर अपना डेवलपमेंट कर पाए। फिर हमारा फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, जो फाइनेंस कमीशन ऐसे फंड्स एलोकेट करता है जो कि वीकर स्टेट्स के लिए क्या हो, बहुत ज्यादा हो। फिर है हमारा इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और पॉवर्टी रिड्यूस करने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन वाले इश्यूज पे हमें फोकस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। फिर हम अपने आंसर को एंड करने के लिए यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब आपको शायद ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ भी आ रहा होगा, अगर आ रहा है और आपको ऐसे ही आगे वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। रोल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि बैकवर्ड क्लासेस का क्या रोल है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। बैकवर्ड क्लासेस ऑफन रेफर्ड एज बैकवर्ड क्लासेस
Other backward classes और OBCs include socially educational disadvantaged group in the India। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें इंडिया में बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज हो रहे, चाहे वो सोशली हो या एजुकेशन के फील्ड में हो। उनका जो पॉलिटिकल रोल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंडियन डेमोक्रेसी और पावर डायनामिक्स को रीशेप करने में हेल्प करवाया। इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले के टाइम पे जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, हायरार्की जो है वो हमारा वो बहुत ज्यादा मतलब ठीक नहीं था किनके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या पॉलिटिकली हो। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटीज को अलग जगह दी। ठीक है, उनको लेकिन जो रियल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कब हुआ उनका, कब मिला उनको, इंडिपेंडेंस के बाद ही उन्हें पावर मिली। जो मंडल कमीशन था उन्होंने ही जो इनके साथ जो अनजस्टिस हुआ, जो अनफेयरनेस हुई उसको आइडेंटिफाई किया और इनके लिए एक रिजर्वेशन स्कीम्स लेके आए, चाहे वो जॉब में हो या वो एजुकेशन में हो। उसके बाद आता है हमारा अपना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। क्या क्या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन था, ठीक है। फर्स्ट है हमारा इमरजेंस एज अ पॉलिटिकल फोर्स कि 1970s और 80s में जो बैकवर्ड क्लासेस ने अपने लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और अपनी आवाज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की, अपने लिए स्टैंड लिया। रिजर्वेशन पॉलिसीज, रिजर्वेशन ने उन्हें इतनी सरकारी नौकरी और पढ़ाई में मदद की कि जिससे उनकी पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। चेंजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करने लग गई, वो यूज करने लग गई बैकवर्ड क्लासेस का एज अ वोट बैंक। ठीक है, जब उन्हें जरूरत होती थी तो वो वोट मांगने आ जाते थे। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज रिप्रेजेंट बैकवर्ड क्लासेस। जो रीजनल पार्टीज है वो बैकवर्ड क्लासेस को ज्यादातर दर्शाती थी, उनके इंटरेस्ट को, और क्या करती थी, चैलेंज करती थी बाकी नेशनल पार्टीज को, चाहे वो हमारी कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अब हम आते हैं अपने इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे पहले हमारा डेमोक्राइजेशन ऑफ पावर। क्या हुआ, जो पॉलिटिकल क्लासेस थी वो पॉलिटिक्स में आने लगी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा इंक्लूसिव हो गई। फिर है सोशल जस्टिस मूवमेंट। काफी सारे मूवमेंट हुए जिसकी वजह से सोशल जस्टिस को प्रमोट किया गया, इक्वालिटी को प्रमोट किया गया और पॉलिसीज भी बनाई गई वेलफेयर के लिए। फिर हमारा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में आएगा कि काफी सारी जो कास्ट बेस्ड राजनीति है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, जो कि टेंशन क्रिएट भी करती है बाकी सोशल ग्रुप्स के लिए। फोर्थ है हमारा पॉलिसी फोकस, कि ज्यादा फोकस किस पे हुआ, रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस हुआ, उनके एजुकेशन पे, उनके वेलफेयर स्कीम्स पे, जिसने टारगेट किया बैकवर्ड क्लासेस को। चैलेंजेस क्या है, क्या क्या इसके लिए, कभी कभी कास्ट के हिसाब से बंटवारा हो जाता है और इंटरनल डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पावर कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स के हाथ में हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी क्या है बाकी जो ग्रुप्स है उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। लास्ट में आप इसमें कंक्लूजन ऐड कर सकते हो। अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।